बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्माइलियों के रूहानी पेशवा सर आगा खान सोयम ने 1957 में एक ऐसी वसीयत की जिसने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। I am confident that for the betterment of the Shia Muslim community, it would be in their best interest if my successor is a young person whose upbringing and education align with the demands of the current era, and who is capable of bringing a fresh perspective to the position of the Imam. उनकी वसीयत के अल्फाज थे, मुझे पूरा यकीन है कि शिया मुस्लिम कम्युनिटी के बेहतरीन मफाद में ये होगा कि मेरा जानशीन कोई ऐसा नौजवान हो जिसकी परवरिश और तरबियत हालिया बरसों में नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हुई हो और जो इमाम के मनसब को एक नया रुख देने का अहल हो। इस वजह से अगरचा वो मेरा बराह रास्त वारिस नहीं है, मैं अपने पोते करीम को, जो मेरे बेटे अली का बेटा है, आगा खान का खिताब इस्तेमाल करने का हक देता हूँ और अपने तमाम पैरोकारों का इमाम और पीर मुकर्रर करता हूँ। सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान सोयम की आखिरी वसीयत में मौजूद ये अल्फाज थे जिनकी बदौलत सन 1957 और 58 में उनके पोते करीम को अपने वालिद प्रिंस अली खान के बजाय मौरूसी पेशवा और इस्माइली बरादरी का रूहानी सरबराह मुकर्रर किया गया। 1950 की दिहाई में पूरी दुनिया के लिए ये एक हैरानी की बात थी कि आगा खान सोयम ने अपने बेटे के बजाय पोते को जानशीन मुकर्रर कर दिया। आम तसव्वुर ये था कि अगर अली खान नहीं तो फिर उनके भाई सदरुद्दीन को अगला आगा खान मुकर्रर किया जाएगा। तो दोस्तों क्या वजह बनी कि सर सुल्तान मोहम्मद ने अपने पोतों को अपने दोनों बेटों पर फौकियत दी? ये जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम आगा खान ख़ानदान की तारीख़ से वाकिफ़ हो जाएं। तो आइए आगा खान ख़ानदान की तारीख़ देखते हैं। आगा खान ख़ानदान शियाओं की इस्माइली शाख का रूहानी पेशवा है जिनका मानना है कि उनके इमाम का शजराए नसब बराह रास्त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ताहम इस्माइली मुसलमानों की इमामत का सिलसिला इमाम जाफ़र सादिक के बाद शिया असने अशरी मुसलमानों से मुख्तलिफ हो जाता है। शिया असने अशरी जाफ़र सादिक के बाद उनके फर्जंद मूसा काजिम और उनकी औलाद की इमामत के कायल हैं, जबकि इस्माइली मुसलमान जाफ़र सादिक के बड़े फर्जंद इस्माइल बिन जाफ़र, जिनकी वफ़ात इमाम जाफ़र सादिक की ज़िंदगी में हो गई थी, को अपने 8वें इमाम का दर्जा देते हैं और उनकी औलाद को सिलसिलावार अपना इमाम मानते हैं। शियों का दूसरा बड़ा फ़िरक़ा इस्माइलिया है। इस्माइलिया की सबसे बड़ी शाख आगा खान के पैरोकार नज़ारी इस्माइली हैं, जो तकरीबन 2/3 इस्माइलियों पर मुश्तमिल है। इस्माइलियों का दूसरा बड़ा गिरोह बोहरा जमात है, जिनमें इमामत के बजाय दाइये मुतलक का सिलसिला है। बोहरा जमात के हालात के ऊपर हम 6 अक़साद पर मुश्तमिल एक मुफस्सिल वीडियो सीरीज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसका लिंक नाज़रीन डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बोहरे आगा खान को इमाम नहीं मानते। यहाँ अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि आगा खान नाम नहीं, दरअसल एक लक़ब है जो 1834 में वफ़ात पाने वाले ईरान के बादशाह फ़तह अली शाह क़ाजार की तरफ से आगा खान अव्वल को मिला था, जिनका असली नाम हसन अली शाह था, जो कि 1817 में मुस्नदे इमामत पर फाइज हुए थे। आप हसन अल हुसैनी के नाम से भी याद किए जाते हैं। हसन अली शाह 1800 में इस्माइलियों के 45वें इमाम खलीलुल्लाह और उनकी ज़ौजा बीबी सरकार के घर पैदा हुए थे। बीबी सरकार बहुत ही दहीन और दिल की मेहरबान खातून थी। आप ईरान के इलाके महलात में रहती थी, जहां आपके वालिद साहब रहते थे। जब इस्माइलियों के 45वें इमाम खलीलुल्लाह यज़्द में रहने गए थे तो बीबी सरकार महलात में ही ठहरी रहीं, क्योंकि वह अपने फर्जंद हसन अली शाह की तालीम और तरबियत करती थीं। लेकिन महलात में बहुत से दुश्मन सियासी असबाब की बिना पर आपको तंग करते थे, इसलिए आप कुम शहर में जाकर रहने लगी, जहाँ हसन अली शाह की तालीम का इंतज़ाम किया गया। महलात और कुम के गवर्नर हसन अली शाह के ख़ानदान से अदावत रखते थे, क्योंकि हसन अली शाह को अपने मुरीदों की तरफ से बहुत इज्जत मिलती थी, जिसे हाकिम पसंद नहीं करते थे। जब शाह खलीलुल्लाह की शहादत की खबर हजरत बीबी सरकार को हुई तो वो अपने बेटे हसन अली शाह को लेकर तेहरान में फ़तह अली शाह क़ाजार बादशाह के दरबार में गई और हाकिम के जुल्म और इमाम खलीलुल्लाह की शहादत के मुताल्लिक़ बादशाह को आगाह किया। बादशाह ने अपने बेटे ज़िल्ले सुल्तान को बुलाया, जो उन इलाकों का मुहाफिज था, और शाह खलीलुल्लाह के कातिल को दरबार में तलब करने का हुक्म जारी किया। हसन अली शाह अपनी वालिदा माजिदा के साथ कुछ अरसे दारुल खिलाफा में ठहरे, जहाँ बादशाह ने इसरार करके अपनी बेटी सरवर जहाँ की शादी हसन अली शाह से करवाई और उनको आगा खान के लक़ब से मुलक़ब किया और शाही खजाने से 1,15,000 रुपया दिया और उसके अलावा जहरात भी दिए और हसन अली शाह को कुम और महलात का गवर्नर भी मुकर्रर किया। दोस्तों, इस तरह फ़तह अली शाह के दौरे हुकूमत में हसन अली शाह ने महलात में सुकूनत इख्तियार की और इसी वजह से उनको आगा खान महलाती भी कहते थे। आगा खान अव्वल के यहाँ 1830 में
अली शाह पैदा हुए जो बाद में आखान दोयम कहलाए। जब अली शाह 10 साल के थे तो आपके वालिद साहब ने आपको आपकी वालिदा शहजादी सरवर जहां बेगम के साथ इराक रवाना कर दिया, जहां आपकी तालीम और तरबियत हुई। उस वक्त इराक में ईरान के शहजादे रहते थे, जिनमें खास तौर पर फतेह अली शाह काजार के बेटे सिल्ले सुल्तान और दूसरे जिलावतन शहजादे आखान दोयम के दोस्त थे। अली शाह यानी आखान दोयम उनके साथ शिकार वगैरह भी खेलने जाया करते थे। वहीं इराक में अली शाह की पहली शादी हुई थी, जिनके बतन से 2 फर्जंद हुए। ये बेगम कुछ अरसे बाद फौत हो गई। इस असना में हसन अली शाह आखान अव्वल मुंबई में मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होकर रहने लगे, तो अली शाह यानी आखान दोयम भी मुंबई तशरीफ ले आए और इमाम हसन अली शाह आखान अव्वल ने उनको अपना वलीअहद नामजद कर दिया। उसके बाद आप अपने वालिद की मजहबी उमूर और जमात की नज़्म नस्म में मदद करते थे। इस सिलसिले में कच्छ, काठियावाड़ और सिंध की जमातों का भी दौरा किया। मुंबई में आपकी दूसरी शादी हुई, लेकिन ये बेगम भी फौत हो गई। इसके बाद आपकी तीसरी शादी नवाब आलिया शम्सुल मुल्क से हुई, जो ईरान की शाही खानदान की शहजादी थी। उनके साथ आपकी शादी मुंबई में हुई, जिनके बतन से आखान सोयम कराची में पैदा हुए, जबकि दूसरे फर्जंद पीर शहाबुद्दीन शाह उर्फ पीर खलीलुल्लाह शाह और आगा नूर शाह थे। जब से हसन अली शाह आखान अव्वल ने हिंदुस्तान में मुस्तकिल तौर पर क़याम किया था, उसी ज़माने से अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान में फैल गई थी। सिंध पर 1843 में कब्जा हुआ। उसके बाद पंजाब और बलूचिस्तान भी फतह हुए और 1857 में मुगल खानदान की हुकूमत ख़त्म करके अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान के हाकिम बन गए थे। शुरू में अंग्रेज़ हुकूमत का पायतख्त कलकत्ता था, फिर उसको शिमला में रखा गया। अंग्रेज़ हुकूमत का वायसराय वहीं रहता था और मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नर मुकर्रर करके पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था। इस अंग्रेज हुकूमत को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कहते थे, जो बरतानिया की हुकूमत के मातहत यानी ममलका विक्टोरिया के मातहत थी। इस हुकूमत के मातहत हिंदुस्तान में मकामी लोगों को कुछ हुकूक भी मिले थे, जिनके तहत वो अपने मजहबी उमूर में तो आज़ाद थे, लेकिन सियासत वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ताहम मुंबई में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के गवर्नर सर जेम्स फर्गूसन थे, जिनकी इंपीरियल काउंसिल के कुछ खास मेंबर थे। उन मेंबर्स में अली शाह आखान दोयम भी एक एजाजी रुकन की हैसियत रखते थे। इसके अलावा मुंबई में मुसलमानों एक नेशनल एसोसिएशन बनाई थी, जिसके आप सदर थे और मुंबई के आसपास के मुसलमानों की क़यादत करते थे। आखान दोयम की बेगम, जिनको लेडी शाह के नाम से भी याद किया जाता था, अपने बुलंद स्टेटस की वजह से काफी मशहूर थी। मुंबई में कई महारानियों और शहजादियों के साथ मिलती जुलती थी। लेडी अली शाह आखान दोयम के जमाने में जमात का काम करती थी और कई मुल्कों का भी सफर किया, जबकि अपने फर्जंद प्रिंस करीम आखान सोयम के जमाने क़याम लंदन में बरतानिया के शहंशाह जॉर्ज पंजुम से भी मिली थी। आप शाम, ईरान और इराक के हाकिमों से भी मिली थी और आखिरकार इराक के शहर बगदाद में सुकूनत इख्तियार की, जहां आपकी वफात फरवरी 1938 में हुई। आखान दोयम अली शाह के बड़े शहजादे पीर शहाबुद्दीन शाह थे, जो बड़े आलिम फाजिल माने जाते थे। उनको आखान दोयम ने पीर का लक़ब इनायत किया था, जबकि नूर शाह आखान दोयम के दूसरे शहजादे थे और आप पीर शहाबुद्दीन शाह से 3 साल छोटे थे। आपको भी आपके वालिद की तरह शिकार का नहायत शौक था। एक दफ़ा घोड़े पर शिकार के लिए गए हुए थे कि वहाँ एक हादसा पेश आया और उनका इंतकाल हो गया। ये हादसा उनका अपने बड़े भाई पीर शहाबुद्दीन शाह की वफात से 3 महीने पहले ही हुआ था। आखान दोयम के तीसरे फर्जंद सुल्तान मोहम्मद आखान सोयम की पैदाइश कराची में 1877 को हुई। उनकी वालदा माजिदा लेडी अली शाह अपने फर्जंद के साथ कराची में कुछ अरसे तक रहीं, फिर आप मुंबई तशरीफ ले गईं, जहां उनकी परवरिश करती रहीं। 1885 में इमाम अली शाह आखान दोयम की वफात हुई। अली शाह आखान दोयम सिर्फ 4 साल तक मुस्नद इमामत पर जलवा अफरोज रहे। आपने 17 अगस्त 1885 को पीर के दिन शाम के 5:30 बजे पूना में अपने बंगले में वफात पाई और आपके जिस्म खाकी को करबला में दफन कर दिया गया। उसके बाद आपके फर्जंद सुल्तान मोहम्मद शाह आखान सोयम मुस्नद इमामत पर जलवा अफरोज हुए। सर सुल्तान मोहम्मद इस्माइली मुसलमानों के 48वें इमाम ही नहीं, बल्कि तहरीक पाकिस्तान के एक फ़ाल रहनुमा भी थे। वो अपने वालिद आखान दोम अली शाह की वफात के बाद 1885 में मुस्नद इमामत पर फाइज हुए और सन 1957 में जब उनकी वफात हुई तो उनका दौर इमामत तमाम इस्माइली इमामों से ज़्यादा था। वो साबिक़ फ़ातिमी सल्तनत मिस्र में असवान के मुकाम पर दरियाए नील के किनारे मदफून है। बैनुल अक़वामी सियासत में भी उनका अहम किरदार था। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में से एक थे और सन 1907 से सन 1913 तक उसकी सदारत पर फाइज रहे थे। उन्हीं की कोशिशों से एमओ कॉलेज अलीगढ़
को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और वो उस यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी थे। सन 1930 में जब लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंसिस का आगाज हुआ तो सर आगा खान ने वहां भी बर्र सगीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी की और सन 1937 में उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की पेशरो तंजीम लीग ऑफ नेशंस की जनरल असेंबली का सदर भी मुंतखब किया गया। सर आगा खान सोम ने 4 शादियां की थी। उनके सबसे बड़े फर्जंद का नाम मेहदी था, जो अगर जिंदा रहते तो शायद उनके जानशीन होते। उनके दूसरे फर्जंद शहजादा अली खान थे, जो 13 जून 1911 को पैदा हुए। आगा खान सोयम के ये दूसरे फर्जंद शहजादा अली खान, जो प्रिंस अली खान के नाम से मारूफ थे, यूरोप में अपनी कॉकटेल पार्टीज और माशकों की वजह से शोहरत पाते जा रहे थे। अगरचा उन्हें अल्कोहल से रगबत नहीं थी और ना ही वो अपने वालिद की तरह खाने के शौकीन थे, मगर वो अपने मेहमानों को हर तरह मुतमईन और मसरूर रखने के फन से आगाह थे। इन्हें अपने माशकों के खुलो बंदो होने वाले तस्करों की भी परवाह नहीं थी। वो ऐशो इशरत और हंगामे बर्पा करने में मसरूफ और खुश रहते थे। इसी सबब से उन पर प्ले बॉय का लेबल चस्पा हो गया था। शादी के मामलात में सर आगा खान सोम भी काफी मारूफ थे, मगर अली खान उनसे भी बाजी ले गए थे। अगरचा आगा खान सोयम की जिंदगी में आने वाली खवातीन का खानदानी लिहाज से बर्तर होना जरूरी नहीं था, मगर अली खान से ताल्लुक़ रखने वाली बेशतर औरतें मगरबी दुनिया की मुंतखब हसीनाएं थीं और अपने अपने शोबे में शोहरत रखती थीं। सन 1936 में 21 साल की उम्र में शहजादा अली खान की शादी जॉन बारबरा यार्डे बुलर नामी एक अंग्रेज खातून से हुई, जो उम्र में उनसे 3 साल बड़ी थी। उससे कबल जॉन की थॉमस लुइल गिनिस नामी शख्स से शादी हुई थी, जिनका खानदान गिनिस के नाम से शराब बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। इस शादी के नतीजे में उनके 2 बेटे करीम और अमीन पैदा हुए, मगर प्रिंस अली खान एक डॉल पर ठिकाना बनाने वाले कहाँ थे। जल्दी उनके और जॉन बारबरा यार्डे के दरमियान इख्तिलाफ रोनुमा होने लगे। पहला इख्तिलाफ तो यही हुआ कि जॉन ने करीम और अमीन को स्विट्जरलैंड में आला तालीम दिलानी चाहिए और इस मकसद के लिए जिस स्कूल में दोनों बेटों को दाखिल करवाया गया वहां तकब्बुर, रुपए पैसे की बर्तरी और आला समाजी हैसियत को बुनियादी मुकाम हासिल था। इस स्कूल के तालिब इल्मों में शाह ईरान, इटली के माजूल बादशाह के साहबजादे और मुतनाज़ खिताब रखने वाले बहुत से दूसरे लोगों के बच्चे शामिल थे। अली खान और जॉन यार्डे की शादी सन 1949 तक जारी रही और तलाक के वक्त शहजादा अली खान ने युआन को 15 लाख पाउंड की रकम अदा की और युआन ने भी एक अच्छी बीवी का किरदार निभाया और तलाक के मामले में आखिर तक ताउन पर आमादा रही। उन्होंने खुद इस तलाक की बड़ी वजह अली की अदम तवज्जुही को करार दिया। प्रिंस अली खान की जिंदगी में आने वाली जिस हसीना को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई वो हॉलीवुड की अदाकारा और 1940 की दहाई में सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाली रीटा हेवर्ट थी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। प्रिंस अली ने रीटा हेवर्ट को पहली मर्तबा फिल्म ब्लड एंड सैंड में देखा था और वहीं से वो रीटा के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे। इन दिनों रीटा मशहूर हॉलीवुड अदाकार और हिदायतकार ऑर्सन वेल्स की बीवी थी और उस शादी से उनकी एक बेटी भी थी। चंद माह बाद जब कैंस फिल्म फेस्टिवल में अली खान और रीटा की पहली मुलाकात हुई तो रीटा भी उनके इश्क में गिरफ्तार हुए बगैर ना रह सकी और बहुत जल्द अपने शौहर से तलाक हासिल कर ली। अली खान और रीटा हेवर्ट को दुनिया भर के अखबारात की तवज्जो का मरकज बना दिया गया और वो जहां जाते पापाराजी फोटोग्राफर्स उनका पीछा करते और प्रेस रिपोर्टर्स ऐसी खबरें तलाश करते जिसे मसाला लगाकर वो अपने पढ़ने वालों के सामने पेश कर सकें। अखबारात ने प्रिंस अली को प्रिंस चार्मिंग और रीटा हेवर्ट को सिंड्रेला का खिताब दे रखा था। इस सूरत हाल में आगा खान सोयम ने अपने बेटे को मशवरा दिया कि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो रीटा से शादी कर लें ताकि उनकी निजी जिंदगी जो मुसलसल स्कैंडल्स का शिकार थी पुरसुकून हो सके। आगा खान ने ये बात अखबारी नुमाइंदों के सामने भी की। उन्होंने रीटा की बहुत तारीफ की और उनको एक इंतहाई दिलकश खातून करार देते हुए अखबारात से अपील की कि वो इस मामले को गैर जरूरी तौर पर उछालने से गुरेज करें। आगा खान सोयम ने अखबार नवीसों से यहाँ तक कहा कि बरतानिया में हर साल 1.5 लाख तलाक़ें होती हैं, मगर हर शख्स मेरे ही बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। अली खान ने अपने वालिद के मशवरे पर अमल किया और 27 मई 1949 को रीटा हेवर्ट से बहुत धूमधाम से शादी की। इस तकरीब को पेरिस की मस्जिद के इमाम ने 20वीं सदी की अहम तरीन इस्लामी शादी करार दिया। शादी के वक्त रीटा हेवर्ट ने हीरे की 32 कैरात वजनी अंगूठी पहनी हुई थी और उनके हाथों के कंगन और बालियां भी हीरो के थी। उनके बालों में भी हीरे का जड़ाव कंगन आवेजा था। Climax as film star Rita Hayworth arrived for her wedding to Ali Khan. Bridegroom's father, the Aga Khan, did some greeting on his own account before the ceremony began. On the signing of the register, Margarita Cancino, better known as Rita Hayworth, became the wife of Ali Khan. अली खान भी जर्द रंग का डबल ब्रेस्ट सूट पहने बहुत हसीन लग रहे थे। इस शादी में मेहमानों को शैंपेन की 600 बोतलें और 120 पाउंड वजनी केक पेश किया गया। इस शादी के नतीजे में शहजादे के यहाँ एक बेटी यास्मीन पैदा हुई। रीटा उस वक्त बड़ी स्क्रीन की देवी तस्वुर की जाती थी, लेकिन उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी हुई
कि प्रिंस अली खान के पैरोकार उन्हें भी एक देवता का दर्जा देते थे। अगरचे रीटा अदाकारी का सिलसिला भी जारी रखना चाहती थी, मगर प्रिंस अली खान और उनके लाखों पैरोकार ज़हनी तौर पर इस बात के लिए आमादा ना थे। रीटा को जल्दी अंदाजा हो गया कि वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हैं जहां उन्हें देवी का दर्जा तो दिया जा सकता है, मगर एक आम औरत का नहीं। ये बात भी उनसे छुपी ना रही कि प्रिंस अली खान अभी इमाम नहीं बने और उनके पास महज उतनी ही दौलत है जितनी उन्हें अपने वालिद की तरफ से मिली हुई है। रीटा ने फिर अली खान से तलाक हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी और एक रात जब अली खान मिस्र और उनके वालिद हिंदुस्तान में थे तो अपनी बेटियों रेबिका और यास्मीन के हमरा पेरिस से निकलकर अमेरिका पहुंच गई। अली खान रीटा को मनाने अमेरिका पहुंचे और इब्तिदा में दोनों के ताल्लुकात बहाल होने के आसार नजर आने लगे। तहम रीटा अदाकारी को तर्क करने पर आमादा ना हुई और यूं सन 1953 में ये शादी तलाक पर ख़त्म हुई। अली खान और रीटा हेवर्ट की तलाक के बाद भी प्रिंस अली खान के माशकों की दास्तान मंजर-ए-आम पर आती रही। इसी ज़माने में खबर आई कि सर आखान अली के बजाय अपने छोटे बेटे सदरुद्दीन को अपना जानशी बनाना चाहते हैं, मगर सदरुद्दीन की शख्सियत भी अली खान से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना थी। 25 मई 1955 को सर आखान स्वयं ने अपनी वसीयत तैयार की, जिसकी तौसीक 18 जून 1957 को की गई। ये वसीयत खुफिया रखी गई और सर आखान की वफात के अगले रोज़ यानी 12 जुलाई 1957 को खोली गई। वसीयत में लिखा था कि जानशीन का इंतखाब इमाम का हक है और वो अपने वारिसों में से किसी को भी चुनने का कतई और नाकाबिले चैलेंज हक रखते हैं। इसी वसीयत में आखान सोयम ने अपने पोते करीम को जानशीन मुकर्रर किया और उनके तमाम पैरोकारों ने इनकी इस ख्वाहिश की पासदारी की और शहजादा करीम को अपना इमाम तस्लीम कर लिया। उधर प्रिंस अली खान के लिए दुनिया बदल चुकी थी। जानशीनी से महरूमी उनके लिए शदीद सदमे का बाइस थी और उन्हें कभी ये गुमान भी नहीं हुआ था कि उनके वालिद उन्हें अपना जानशीन नामजद नहीं करेंगे। ताहम उन्होंने बहुत जल्द अपने आप को संभाला और नवंबर 1957 में उन्होंने पाकिस्तान के सदर इस्कंदर मिर्जा से मुलाकात की, जिन्होंने प्रिंस अली खान को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर खिदमात सरअंजाम देने की पेशकश की। इस जिम्मेदारी का रस्मी ऐलान 6 फरवरी 1958 को कराची में प्रिंस करीम आखान की रस्म ताजपोशी की तकरीब के 2 हफ्ते बाद हुआ। इब्तिदा में पाकिस्तानी अखबारात ने इस फैसले पर कड़ी नुक्ताचीनी की, मगर हकीकत यह है कि प्रिंस अली खान की इस मनसब पर तकर्रुरी ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे में पाकिस्तान के मफादात को बेहद फ़ायदा पहुँचाया। आखिर प्रिंस अली एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत थे और दुनिया भर के मुदब्बरीन उनकी बात तवज्जो से सुनते थे। सितंबर 1959 में प्रिंस अली खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुताबिक अलजज़ायर की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत की। उनके इस मौक़िफ़ से फ्रांस, जहाँ के वो अमलन शहरी थे, सख्त नाराज़ हुआ। कुछ अरसे बाद हुकूमत पाकिस्तान ने प्रिंस अली खान को अर्जेंटीनिया में पाकिस्तान का सफ़ीर नामज़द किया, मगर इससे कबल के वो अपना ये मनसब संभालते, वो 12 मई 1960 को पेरिस में एक ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। दोस्तों, अब हम आते हैं प्रिंस करीम आगा खान की तरफ, जो प्रिंस अली खान के बेटे हैं और चौथे आगा खान हैं। आगा खान स्वयं की वफात के बाद दुनिया भर में उनके पोते और वसी प्रिंस करीम की तख्तनशीनी की रसूमात शुरू हो गई और 23 जनवरी 1958 को कराची में प्रिंस करीम आगा खान की रस्म तख्तनशीनी अदा की गई। इस तरह प्रिंस करीम आगा खानी इस्माइली मुसलमानों के 49वें इमाम बने और आगा खान चहारुम के लक़ब से पहचाने जाने लगे। ये तकरीब नेशनल स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जिसमें इस्कंदर मिर्जा और वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून ने भी शिरकत की। तकरीब में प्रिंस करीम आगा खान के तकरीबन 1.5 लाख पैरोकार भी मौजूद थे। करीम आगा खान 13 दिसंबर 1936 को स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में पैदा हुए थे। किसी मखसूस खित्ता ज़मीन पर तसल्लुत ना रखने के बावजूद वो एक ऐसे हुक्मरान साबित हुए जो अपने पैरोकारों के दिलों पर राज करते हैं और उनका कहा हरफ़े आखिर समझा जाता है। सन 1969 में प्रिंस करीम आगा खान ने एक अंग्रेज खातून से शादी कर ली, जिनका इस्लामी नाम सलीमा रखा गया। इस शादी के मेहमानों में बरतानिया की शहजादी मार्गरेट, हॉलैंड की शहजादी बर्नहार्ड और ईरान के शहजादे अशरफ पहलवी भी शामिल थे। सलीमा से शहजादा करीम आगा खान के 3 बच्चे हुए, सहरा आगा खान, रहीम आगा खान और हुसैन आगा खान। शादी के 26 साल बाद यानी सन 1995 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। सन 1998 में प्रिंस करीम आगा खान ने दूसरी शादी इनारा नामी खातून से की, जिससे एक बेटा अली मोहम्मद आगा खान पैदा हुआ, मगर चंद सालों बाद यानी सन 2011 में उनकी इनारा से भी तलाक हो गई।
प्रिंस करीम आगा खान दुनिया भर के लोगों के माली, इल्मी और सेहत के उमूर में मदद करने के लिए हर वक्त कमरबस्ता रहते हैं। उन्होंने मनसब इमामत संभालने के बाद आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से एक इदारा कायम किया और रफाई कामों के एक तवील सिलसिले का आगाज़ किया जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये इदारा दुनिया के तकरीबन 35 ममालिक में गुर्बत और इंसानी ज़िंदगी का मेयार बेहतर बनाने में मसरूफ़ अमल है। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ज़ेली इदारों में आगा खान फाउंडेशन, आगा खान हेल्थ सर्विसेज, आगा खान प्लानिंग एंड बिल्डिंग सर्विसेज, आगा खान इकनॉमिक सर्विसेज और आगा खान एजेंसी फॉर माइक्रो फाइनेंस शामिल हैं, जिनकी निगरानी शहजादा करीम आगा खान खुद करते हैं। उन्होंने फ़न तामीर के फ़रोग़ के लिए आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड का सिलसिला भी शुरू किया, जिससे दुनिया भर में इस्लामी फ़न तामीर को बड़ा फ़रोग़ मिला। उनके कायम करदा इदारे आगा खान फाउंडेशन ने कराची में एक बड़ा अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम की, जो मुल्क में अपनी तर्ज की मुनफरिद दर्जगाह है। इस अस्पताल और यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन अमरीका की आर्किटेक्चरल फर्म पैटी इंटरनेशनल या पैटी एसोसिएट ने तैयार किया। आगा खान फाउंडेशन ने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गिलगित बिल्तिस्तान की तरक्की में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया और यही वजह है कि गिलगित बिल्तिस्तान में लोगों की अक्सरियत आगा खानी होती जा रही है। सन 1980 में आगा खान फाउंडेशन ने इस खत्ते में आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, आगा खान हेल्थ सर्विसेज और दीगर फलाही इदारों की बुनियाद रखी, जो आज भी इस इलाके की तरक्की और खुशहाली में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। आगा खान चाहरों को मुख्तलिफ ममालिक ने मुतअद्दिद एजाज़ात और खिताबात से भी सरफराज किया। इन्हें 20 ममालिक ने अपने कौमी एजाज़ात से नवाजा और दुनिया की 19 बेहतरीन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की आज़ादी डिग्री अता की। उन्हें जो एजाज़ात अता हुए हैं उनमें हुकूमत बरतानिया की जानिब से हिज आइनस का खिताब और नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़, कनाडा की आज़ादी शहरियत, अमरीकी अकेडमी बराए आर्ट एंड साइंसेज की फेलोशिप और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशान इम्तियाज़ का एजाज़ शामिल है।